नमस्कार साथियों, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम जानकारी लेंगे वो है काय केंद्रित मात्र कोशिका, या बोलते हैं इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट में कह दिया इसको BCC। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हमें देखना है कि BCC की संरचना कैसी होती है। तो BCC की संरचना हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं और उसका 3D रिप्रेजेंटेशन भी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर केवल जो है इसकी संरचना बनाएंगे, ज़्यादा इसमें तथ्यात्मक विवरण नहीं देंगे। तो BCC की संरचना बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें एक घनीय संरचना बनानी होगी। तो इस प्रकार से मैं जो है एक घन का निर्माण करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारी है घनीय संरचना का निर्माण हो गया है। अब इस घनीय संरचना के प्रत्येक कोने पर जब मैं परमाणु व्यवस्थित करूं तथा इसी प्रकार से मैं घन के केंद्र में भी एक परमाणु व्यवस्थित करूं, तो बनने वाली संरचना जो है वो काय केंद्रित मात्र कोशिका कहलाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप घनीय संरचना बनाओगे तो सिर्फ वो घनीय संरचना ही कहलाएगी, लेकिन जब इनमें परमाणुओं को व्यवस्थित करोगे तब उसे बोलते हैं मात्र कोशिका, या बोलते हैं इकाई कोशिका, या कहते हैं यूनिट सेल। अब अगली बात करें तो अगला पॉइंट जो है वो है हमारा कुल परमाणुओं की संख्या। अब इस मात्र कोशिका में कुल कितने परमाणु हैं उनके बारे में देखना है। तो अभी हमने घन के 8 कोनों में 8 परमाणु व्यवस्थित किए तथा एक परमाणु केंद्र में व्यवस्थित किया, तो 8 + 1 कितने हो गए? 9 परमाणु हो गए। तो इस प्रकार से कुल परमाणुओं की संख्या 9 हुई। अब अगला पॉइंट जो है वो है प्रभावी परमाणुओं की संख्या। प्रभावी परमाणु की संख्या से मतलब ये है कि घन के अंदर वाले भाग में परमाणु का कितना भाग है या कितने परमाणु आंतरिक रूप से उपस्थित है। अर्थात यहाँ पर कोनों पर तो परमाणु व्यवस्थित है, लेकिन कोनों पर व्यवस्थित होने के बाद भी 1/8 भाग ही अंदर है, और इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक परमाणु ही उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से होता है प्रभावी परमाणु। तो यहाँ पर देखते हैं BCC के अंदर सर्वप्रथम घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु 8 है। उनका सहभाग जो है 1/8 है। सहभाग यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले मैंने एक प्रीवियस में एक वीडियो दे रखा है, उससे जाकर देखें, जिसमें आपको सहभाग पूर्णतया समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ें तो यहाँ पे काय के केंद्र में एक परमाणु, और काय के केंद्र के परमाणु का जो सहभाग होगा वो पूरा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वो आंतरिक रूप से है, पूरा का पूरा अंदर है। तो इस प्रकार से हमें प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, 8 परमाणु थे, 8 में से सभी का 1/8 भाग ही अंदर है, यानी कि 1/8 + 1/8 + 1/8 प्लस इस तरीके से 8 बार लिखें, या सीधा कर दें 8 × 1/8 प्लस इनमें जो काय पर उपस्थित है वो 1 × 1/8 होगा, क्योंकि उसका 100% भाग जो होता है सहभाग होता है। तो इस प्रकार से इसमें प्रभावी परमाणुओं की संख्या जो होगी 8 × 1/8 प्लस 1 × 1, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2 परमाणु। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि इनमें प्रभावी परमाणुओं की संख्या जो होती है 2 होती है, लेकिन कुल परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 9 होती है। अब इस मात्र कोशिका का तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पास उप सहसंयोजन संख्या। अब उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है मैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अब इतना ही ध्यान रखना है कि एक परमाणु को टच करने वाले परमाणुओं की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। इसको समझने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ इसमें। तो ये स्ट्रक्चर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, इस इकाई कोशिका के जो केंद्र में परमाणु उपस्थित है वो ऊपर के 4 परमाणुओं और नीचे के 4 परमाणुओं को टच कर रहा है। अर्थात इसमें उप सहसंयोजन संख्या जो होगी वो 8 होगी, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें उप सहसंयोजन संख्या 8 है। अब हमारा 5वां जो पॉइंट है वो है कोर लंबाई a तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध। अब हमने ये
ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि एक ही अक्षीय रेखा पर, कोण लंबाई पर जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक कोण लंबाई पर उपस्थित परमाणु संपर्क में नहीं होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक फलक का निर्माण करता हूँ। तो इस प्रकार से मैं एक फलक बना रहा हूँ BCC का। BCC के इस फलक में जो कोने पर परमाणु उपस्थित है, एक ये, एक सामने वाला कोना, ये दूसरा परमाणु, और एक परमाणु जो है काय के केंद्र में उपस्थित है ये। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियरली कि तीनों परमाणु जो है एक दूसरे के संपर्क में है, लेकिन दो कोने वाले परमाणु एक दूसरे के संपर्क में नहीं होंगे। अब इस फलक के बीचों बीच से मैं एक रेखा खींचूं, तो रेखा मैंने इस प्रकार से खींची। अब ये जो बन गया, जब भी बीच में से रेखा खींची जाती है तो उसको बोलते हैं विकर्ण। तो इस प्रकार से यह फलक के बीच में से रेखा खींची गई है, तो ये जो बना है उसे बोलेंगे फलक विकर्ण या फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल को मैं FD से प्रदर्शित करता हूँ। पीछे बची दो रेखाएं फलक की, वो ये A है, और इन दोनों रेखाओं को A से प्रदर्शित करेंगी, जो कि कोण लंबाइयाँ हैं। अब मुझे क्या करना है, FD का मान ज्ञात करना है। तो FD का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करूंगा, जो आपको मालूम ही होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हुए मैं यहाँ पर FD निकालना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि FD का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इसी तरीके से अब इसको आगे सॉल्व करें तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा। अब FD पर जो स्क्वायर है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, √2A हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो FD निकला, यानी फलक विकर्ण जो निकला, उसका मान √2A आया। लेकिन हमें फलक विकर्ण की तो गणना करनी नहीं है, क्योंकि फलक पर तो परमाणु उपस्थित है नहीं, परमाणु तो काय के केंद्र में उपस्थित है, उसकी हमें गणना करनी है। उसकी मध्य लंबाई है, उसको निकालना है। अब यहाँ पर एक डायग्राम में और प्रदर्शित करता हूँ। अब इस डायग्राम के अंदर पहले मैं एक फलक विकर्ण डालता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने फलक विकर्ण डाला। अब इस पूरे काय के केंद्र से होते हुए एक रेखा में बनाता हूँ। तो ये मैंने एक रेखा बनाई। अब ये रेखा काय के केंद्र से बनाई हुई है, तो इसको बोलते हैं काय विकर्ण। या अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए वापस BD का मान निकालना चाहूँ, तो BD बराबर क्या होगा, BD का स्क्वायर बराबर FD का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करूँ, FD का मान रख दूँ, तो FD का जो मान आया था वो था √2A, उसका मान रख दिया हमने, और ये हो गई चीज़। अब मैं इसको क्या करूँ, सॉल्व करूँ, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3A स्क्वायर। अब क्या करें, इस स्क्वायर को जो है दूसरे पक्ष में ले जाएं, तो अब मेरे पास जो बनेगा वो बना BD बराबर √3A। तो इस प्रकार से हमारे पास काय विकर्ण या बॉडी डायगोनल जो निकला वो √3A निकला। लेकिन अब इसमें देखें, हमें तो A और R में संबंध बताना है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम R को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो ये BD है, इस BD पर उपस्थित परमाणुओं को मैं प्रदर्शित करना चाहूँ, तो इस प्रकार से BD पर ये 3 परमाणु उपस्थित है। अब इन 3 परमाणुओं के बीच की मैं त्रिज्या देखूँ तो ये R, यहाँ पर पूरा परमाणु है तो ये R प्लस R यानी 2R होगी, पूरा एक परमाणु है। और लास्ट में बचा अंतिम परमाणु, यानी ये हो गया हमारे पास R। तो इस प्रकार से ये जो BD है या काय विकर्ण है वो बराबर है किसके, 4R के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि BD बराबर 4R। अब इक्वेशन 2 और 1 को मिलाया जाए तो यहाँ पर भी BD है, यहाँ पर भी BD है, BD BD से कट गया और हमारे पास क्या बचा, √3A बराबर 4R। तो यही है हमारा संबंध कोण लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या के मध्य। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है संकुलन समता। संकुलन समता से हमारा तात्पर्य ये है कि मात्र कोशिकाओं का कितना भाग जो है परमाणुओं ने घेरा हुआ है।
तो इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए इसके अंदर। अब संकुलन समता के बारे में मैं पूरी जानकारी अपने प्रीवियस वीडियो SCC के अंदर दे चुका हूँ, तो जिसे आप देखकर पूरी संकुलन समता समझ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो है केवल BCC के संबंध में बात करनी है, तो हम उतनी ही बात यहाँ पर करेंगे। BCC के लिए Z का मान यानी प्रभावी परमाणु की संख्या 2 होती है। अब हमें A निकालना है, तो हमारे पास जो संबंध आया था √3a बराबर 4r, इसमें से क्या करें, √3a को दूसरे पक्ष में ले जाए तो हमारे पास होगा a बराबर 4r बटा √3a। इससे हमारी a निकल जाएगी और इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका क्यूब कर दिया। अब यहाँ पर इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि a का क्यूब नहीं लिखा हुआ है, तो आप a का क्यूब जो है नोट्स बनाते टाइम लिखते हैं, क्योंकि a का क्यूब है तभी तो 4r और √3r का क्यूब होगा। अब यहाँ पर हम क्या करें कि Z और A का मान PE में रख दें, तो रख दिया हमने भाई साहब मान। तो मान रखने पर कुछ इस तरीके से हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आता है वो आता है हमारे पास 68%। यानी कि एक डब्बे के अंदर जो कि सरल घनीय हो उसमें परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाए तो 68% भाग जो है, 68% भाग जो है परमाणु घेरेंगे और बाकी जो 32% जो है वो खाली स्थान रहेगा, जिसे कि रिक्तिका कहते हैं। तो ये है हमारी काय केंद्रित मात्रक कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी। पहली बात जो हमने की इसके अंदर इसकी संरचना, दूसरी बात की कुल परमाणुओं की संख्या 9, फिर तीसरी बात की इसके अंदर प्रभावी परमाणु की संख्या 2, फिर चौथी बात की इसके अंदर हमने A तथा R में संबंध √3a बराबर 4r, और इसी प्रकार से अंतिम बात की हमने संकुलन समता 68%, और उसमें जो रिक्तिका या वॉइड जो होगी वो 32% होगी। लेक्चर के इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फलक केंद्रित मात्रक कोशिका, फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल। तो शॉर्ट में मैंने इसके लिए लिख दिया है FCC। अब फर्स्ट बात आती है इसकी संरचना की। तो हमने इतनी संरचनाएं इनकी पढ़ ली है, इतनी बार इनको बना लिया है, तो आपको संरचनाएं जो है पूर्णतया आ गई होगी। अब हम इसका सिर्फ डायग्राम लेंगे। अब इस डायग्राम में देखें तो प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित है, साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक एक परमाणु उपस्थित है इस संरचना में। तो कुल मिला के देखा जाए 8 परमाणु तो इसके कोनों में उपस्थित है, और चूँकि फलक 6 होते हैं तो 6 परमाणु जो होते हैं फलक के केंद्र में उपस्थित है। अब यहाँ पर कुल परमाणुओं की संख्या देखें तो 8 + 6 कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो कुल परमाणु की संख्या 14 होती है। इसी प्रकार से प्रभावी परमाणुओं की संख्या देखें तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु 8 होते हैं, उनका सहभाग 1/8 होता है। फलक पर कितने परमाणु उपस्थित हैं, 6 परमाणु, लेकिन फलक पर जब परमाणु उपस्थित हो तो उनका सहभाग कितना होता है, 1/2 होता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फलक के केंद्र में परमाणु को रखा जाए तो उसका 1/2 भाग ही काय के या सरल गलनीय संरचना के अंदर होगा, बाकी भाग जो है बाहर की तरफ होगा। अब इससे हमें प्रभावी परमाणु की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, क्योंकि प्रभावी परमाणु की संख्या का मतलब क्या होता है कि घन के अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो जो घन के कोनों पर परमाणु उपस्थित थे उनसे फाइनल आंसर जो आया वो आया 1, और फलक के केंद्र में जो परमाणु उपस्थित थे उनसे जो आंसर आया वो 3। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर प्रभावी परमाणु की संख्या जो है वो 4 होती है। तो FCC के अंदर कुल परमाणु 14, लेकिन प्रभावी परमाणु जो होते हैं 4 होते हैं। अगली बात करें इसके अंदर तो अगला पॉइंट जो हमारा है इसमें उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। तो ये मेरा डायग्राम था। इस डायग्राम में देखा जाए तो फलक के केंद्र में एक परमाणु उपस्थित है। अब आपको ये देखना है कि जो फलक के केंद्र वाला परमाणु है वो कितने परमाणुओं के संपर्क में, कितने परमाणुओं के टच में। तो 4 परमाणु तो सामने दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से मात्रक कोशिका के पीछे की तरफ भी तो एक फलक होगा।
तो उसमें भी तो परमाणु होंगे, यानी कि 4 पीछे वाले फलक के और 4 इस फलक के, यानी कुल परमाणु कितने हुए? अभी तक 8 हुए। लेकिन इसी तरीके से इसके आगे वाले फलक में भी तो परमाणु उपस्थित होंगे। तो आगे वाले फलक में भी 4 परमाणु, 8 तो पहले हो रखे थे, तो कितने हो गए? 8 और 4 12 हो गए। यानी कि एक तो जो फलक है उसी को लेना है, एक पीछे वाले फलक को, एक आगे वाले फलक को। अतः इसमें उप सहसंयोजन संख्या जो होती है उसका मान 12 होता है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो इसका अगला पॉइंट जो है वो है कोर लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध। तो यहाँ पर मैं पुनः एक जो है डायग्राम बनाता हूँ। अब इस डायग्राम में मैं एक फलक का निर्माण करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक फलक का निर्माण किया। अब इस फलक के बीचों बीच से मैं एक विकर्ण खींचता हूँ। तो लीजिए ये फलक के बीचों बीच से विकर्ण, इस विकर्ण को बोलते हैं फलक विकर्ण या बोलते हैं फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल के लिए मैंने एफ डी लिखा। अब इस फलक में देखें तो जो कोण लंबाइयाँ हैं वो है ए। अब हम यहाँ पे इस फलक पर उपस्थित परमाणु की त्रिज्याओं के बारे में देखें तो ये आर और ये आर और ये आर, यानी कहने का मतलब ये परमाणु पूरा का पूरा केंद्र में ही है, इस कारण से 2r होगा। इसी तरीके से अंतिम आर ये, यानी एफ डी जो है वो किसके बराबर हो गया यहाँ पे? 4r के। एफसीसी में भी एक बात समझने लायक है कि इनमें भी जो 2 परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब बात करें चित्र के अनुसार देखें तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि एफ डी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर इनका योग किया जाए तो 2a का स्क्वायर होगा। अब एफ डी पर जो स्क्वायर है वो अगले पक्ष में भेज दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? √2a आ जाएगा। तो इस प्रकार से एफ डी बराबर जो हुआ वो हुआ √2a। अब आगे देखें इसके अंदर, लेकिन जो देखा जाए हमारे पास एफ डी बराबर क्या था त्रिज्या के संबंध में? वो था हमारे पास 4r। तो इन दोनों को मिला लिया जाए या इन दोनों की तुलना की जाए तो क्या हो जाएगा? √2a बराबर 4r होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है एफ डी निकल गया, ए तथा आर में संबंध निकल गया है फलक केंद्रित मात्रक कोशिका के लिए। इसी तरीके से आज के अंतिम पॉइंट की बात करें तो वो है संकुलन क्षमता। और संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए का क्यूब इंटू 100। लेकिन एफसीसी के लिए z का मान जो होता है वो 4 होता है। इसी प्रकार से a का मान जो निकालना चाहें तो वो हम कहाँ से निकालेंगे? ए तथा आर में संबंध के द्वारा निकालेंगे, जो यहाँ पर मैंने सीधा ही प्रदर्शित कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमें इसका क्यूब चाहिए तो आप इसमें जो है क्यूब लगा दें ब्रैकेट लगा के। अब पीई के सूत्र के अंदर हम इन मानों को रखें तो मान रखने पर हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर मैंने जो है 4r अपॉन √2a में क्यूब नहीं लगाया है तो आप क्यूब लगा लें, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। अब इसका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 74%, यानी कि इनकी संकुलन क्षमता जो होगी 74% होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं एक सरल घनीय डब्बे के अंदर यदि परमाणुओं को व्यवस्थित करूं, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका के रूप में व्यवस्थित करूं, तो उसका जो है 74% भाग तो है परमाणुओं से घिरा हुआ होगा, लेकिन पीछे जो बचेगा हमारा 26% जो है उस डब्बे के अंदर रिक्तिका रहेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एफसीसी और बीसीसी। धन्यवाद।